नमस्कार। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है, इस बात को सिद्ध किया था अमित शाह जी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। अमित शाह जी, न्यूज एक्स और ITV नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद भैया। काफी बिजी शेड्यूल है आपका और मैं जिस तरह से वाराणसी में पिछले 2 दिन से हूँ देख रहा हूँ, आप 3-4 बजे तक भी सुबह के लगातार मीटिंग कर रहे हैं, काफी जोर की जा रही है। पुराना आपका रिकॉर्ड देखें, ये स्पेशली 2014 का लोकसभा इलेक्शन, आपने अपने आप के लिए ही बेंचमार्क इतना ऊपर सेट कर दिया है। 90% सीट्स पर आप 80 में से उत्तर प्रदेश के बीजेपी को आपने जीत दिलाई थी। उससे कुछ भी कम अगर आप बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना पाती है तो ये पॉजिटिव साइन नहीं होगा। सबसे पहले तो बेंचमार्क मेरे लिए नहीं है, ये मेरी पार्टी ने अचीव किया हुआ बेंचमार्क है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता दोनों इकट्ठा होकर ये प्रचंड विजय हमें मिला था। और जहां तक इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल है, इसमें बहुमत न आने का कोई सवाल ही नहीं है। हम बहुमत से बहुत आगे निकल चुके हैं और मैं आपको बताता हूं, यहाँ लगभग 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ओके, क्योंकि आपने सीट्स की और बहुमत की बात की, कितनी आप 5वां चरण का फेज का इलेक्शन खत्म होगा, कितना सीट? 5वां चरण का मेरे पास आकलन नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूं कि हम 2/3 का आंकड़ा आराम से क्रॉस कर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के अलावा आप जो आपके जो ओपोनेंट्स हैं, SP कांग्रेस और BSP, उनके भी आपका एक आकलन क्या होगा, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काफी काम करते हैं, आपको एक फीडबैक जरूर मिलता है। और पार्टियों के लिए बताना उचित भी नहीं है और बता पाए ऐसी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि नीचे जो सालों से एक जिसके आधार पर पॉलिटिकल अंदाज लगाए जाते हैं, जिसको वोट बैंक बोलते हैं, वो वोट बैंक सारी ध्वस्त पड़ी है। बहुत बदल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंतर प्रभावों के अंदर, और एक नए चुनावी समीकरण इस चुनाव के बाद जब नतीजों का एनालिसिस होगा तो देश भर के चुनावी पंडितों के सामने आएंगे। ओके, मैंने आपको दूसरे आपके जो ओपोनेंट्स है पार्टियों का आकलन करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये समझे लोग कि बीजेपी किसे अपना प्राइमरी डायरेक्ट ओपोनेंट मानती है। क्या वो कांग्रेस, SP आपके ज्यादा बड़े कॉम्पिटिटर हैं या BSP? अलग अलग जगह पे अलग अलग है। माने बुंदेलखंड में हमारी स्पर्धा बसपा से हुई, पहले दूसरे चरण में बसपा से हुई, अवध में सपा से हुई। इसी तरह से अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों से हमारी स्पर्धा हुई है, मगर हर जगह पे हम है, यही हमारा आंकड़ा बड़ा कर देता है। ओके, तो आपके लिए कोई भी एक उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य के स्तर पे देखा जाए तो आप सेकंड या थर्ड? 403 सीटों पर या तो पहले होंगे या दूसरे होंगे। और सपा और कांग्रेस और BSP में से आपको सेकंड थर्ड किसका अंदाजा लग रहा है? अभी अंदाज लगाना मुश्किल है और वो ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं। ऐसे कुछ फीडबैक, जैसे आपने कहा कि वोटर्स और जो वोट बैंक है वो काफी ध्वस्त है, ऐसे कुछ फीडबैक हमें भी मिल रहा है क्योंकि हम काफी समय से घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। वोटर लास्ट मिनट पे ही जाके डिसाइड कर रहा है कि किसे वोट देना है ऑन द डे ऑफ पोलिंग। आप लोगों को लास्ट डे से मालूम पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, हमारी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन किए, हमारी पार्टी ने महिलाओं के सम्मेलन किए, हमारी पार्टी ने SC के हमारा जो मोर्चा है उसके सम्मेलन किए। ये सब में हमें तो रिस्पांस दिखाई पड़ता था। परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश की हर सीट पर गई, 403 सीटों पर, और उसका भव्य स्वागत हुआ है। और हमारा संगठन भी अब मजबूत हो चुका है। लगभग 87% बूथों पर हमारे बूथ की रचना हो चुकी है और मैं मानता हूं बहुत अच्छे प्रत्याशी हमने मैदान में भी उतारे। ओके, जो एक मोदी वेव की बात की जा रही थी और ये कोई मीडिया क्रिएशन या फिर बीजेपी क्रिएशन नहीं था, इट्स प्रूवन फैक्ट। जिस तरह से आपने क्लीन स्वीप किया था लोकसभा इलेक्शन में, सुनामी थी वो क्या कुछ कम आपको लग रहा है कि कम हुई है या फिर उसका डायमेंशन चेंज हो गया है? देखिए, इस बार भी मोदी वेव आपको परिणामों के बाद इतना ही दिखाई पड़ेगा। 2014 के चुनाव के पहले किसी मीडिया के एनालिसिस करने वाले पंडितों ने इतना एनालिसिस नहीं किया था। जमीनी हकीकतें है, सतह पर जो परिवर्तन हुआ है
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता 2.5 साल के बाद भी आज बरकरार है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। हर सर्वे यही कह रहा है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा से नाराज जनता अब बीजेपी की ओर आ रही है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल चली, उसने पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, और विशेषकर ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत सारा काम किया है, और ये काम नीचे तक पहुंचा भी है। जी क्या अमित शाह जी, इज दिस द रीजन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही आपने चेहरा बनाया है, किसी को सीएम का फेस अनाउंस नहीं किया? कभी कोई विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव का चेहरा नहीं हो सकते। जी, कैंपेन का, आई मीन कैंपेनर का चेहरा स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री होंगे। हमारे सर्वोच्च नेता है। देश में आज सर्वाधिक लोकप्रियता अक्रॉस द पार्टी अगर किसी एक व्यक्ति की है तो प्रधानमंत्री जी के है, और स्वाभाविक रूप से वो मेरी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से ही है। आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स, यू नो, भले ही आप अपने आप को युवा नेता प्रोजेक्ट नहीं करते हो, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि आपके और राहुल गांधी के एज में केवल कुछ 5 या 6 सालों का ही डिफरेंस है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, मगर मेरे 52 साल समाप्त हो गए। 52 साल कोई युवा कहलाने वाली एज नहीं होती है, और लोग हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। यही जो एज और जो यूथ वाला फैक्टर है, यही स्लोगन बन गया है कांग्रेस और एसपी का कि यूपी के लड़के, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे खुद मुझे गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने। तो ये एक फैक्टर केवल एज वाला फैक्टर है या फिर नहीं केवल स्लोगन? सिर्फ एज वाला फैक्टर नहीं है। ये दोनों पार्टी के बड़े नेता माने शीला दीक्षित जी, जिनको कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया था, जब गठबंधन नहीं हुआ था, तब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अभी उनमें मैच्योरिटी आना बाकी है, थोड़ा समय दीजिए। और अखिलेश जी खुद कहते हैं कि मैं तो सीख रहा हूं। तो ये दोनों ही अपने आप ये बात स्वीकार कर चुकी है पार्टियां कि उनके दोनों नेता अभी सीख रहे हैं। ओके अमित शाह जी, अभी मैनिफेस्टो वाले मुद्दों पे आते हैं। आपने काफी ग्राउंड लेवल पे अपने काफी कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमपीज को उतारा है, काफी काम करे। आपके पास एक्चुअली स्टार कैंपेनर्स के फेसेस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसपी एंड कांग्रेस एंड बीएसपी, जहां पे केवल एक दो है, और एसपी में तो उनका परिवार भी साथ में कैंपेन नहीं कर रहा है। राम मंदिर एक हमेशा जो एक मुद्दा रहा है, हालांकि बीजेपी ने हमेशा से ही इसे अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया है। मेरा प्रश्न यह है कि मैनिफेस्टो में तो वो बातें लिखी जाती हैं जो आप कर सकते हैं या करने की क्षमता रखते हैं। आपने ये बात मानी है कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है ये कोर्ट में है, जो कोर्ट तय करेगा वही किया जाएगा। जब कोर्ट ही तय करेगा और उसके हिसाब से ही काम होना है, तो फिर क्या जरूरत थी राम मंदिर को मैनिफेस्टो में डालने की? देखिए, 2 चीजें हैं। निर्णय कोर्ट ने ही करना है या तो आपसी समझौते से होगा। निर्णय संवैधानिक तरीके से होगा, हमारी पार्टी का स्टैंड है, मगर हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वहां राम मंदिर होना चाहिए, और कोई पार्टी स्टैंड नहीं लेती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। हम स्पष्टता से राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद हर हमारे घोषणा पत्र में ये स्टैंड रखा है कि हम मानते हैं कि वहीं पर राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है, मगर क्योंकि हम संविधान के 4 कॉर्नर्स के बीच में देश चलाना है, इसलिए हमने कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत इसका रास्ता निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे। मगर हमारी मान्यता हमने लोगों के सामने बेबाक तरीके से रखी है, कभी हमने टाला नहीं है इसको। अमित शाह जी, क्या इसमें एक हिंट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ पा रहा हूं, संविधान अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तो वो होगा ही, तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन अगर नहीं भी करता है, क्या अगर राम मंदिर के अगेंस्ट फेवर जाता है? देखिए, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूं। हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है वो राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में ही है, और मैं नहीं मानता कोई अब ज्यादा जगह बची होगी इससे इधर उधर होने की। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स सर्वोच्च अदालत के सामने रखनी पड़ेगी, और सर्वोच्च अदालत का फैसला आने दीजिए। मुझे भरोसा है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च अदालत का फैसला आते ही संवैधानिक रूप से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको प्राइम मिनिस्टर को गधे वाला बोलते हैं, आप फिर कसाब बोलते हैं, फिर उन्हें सबसे बड़ा कसाब आपको देखिए, बोलते हैं। मैं इन सब चीजों की डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर कसाब का आपने पूछा है, मैं स्पष्टता कर देता हूं। ये मैंने हर पार्टी के पहले शब्द को जोड़कर एक शब्द बनाकर लोगों के सामने रखा है।
इसमें किसी व्यक्ति के लिए मैंने कुछ नहीं कहा है। तो मायावती भी उसका रिबटल देती हैं, ये वो काफी ठीक है। पर्सनल अटैक्स हो गए हैं इस बार काफी इलेक्शन में। कसाब में कोई पर्सनल अटैक नहीं है। ओके, तो एक टेररिस्ट का नाम है, खैर आई लीव इट टू द पीपल मगर टू। किसी व्यक्ति पर नहीं करा है मैंने, आपने पार्टी पे कहा है। एक एक पार्टी का शब्द लेकर मैंने रखने का एक तरीका बनाया है। सीएम फेस पोस्टर्स में मैं चार बड़े नाम देख रहा हूं जहां भी ऑल अक्रॉस, हालांकि सिंगल पोस्टर्स भी काफी हैं। आपके और प्राइम मिनिस्टर के अलावा 4 बड़े नाम हैं। आई नो आप इसका उत्तर अभी नहीं देना चाहेंगे, इस पार्ट ऑफ ए स्ट्रैटेजी। कैन यू एटलीस्ट टेल अस कि राजनाथ सिंह जी को वापस लाने का कोई प्लान नहीं है उत्तर? अभी इस विषय पर पार्टी में कोई विचार ही नहीं हुआ है। चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये दोनों इकट्ठा होकर इस पर विचार करेंगे और निर्णय करेंगे। ओके, ऑपोजिशन ने यूनाइटेड हो गया था बिहार में, और वो एक बिहारी वर्सेस बाहरी वाला जो था वो आपके फेवर में नहीं गया था। अभी भी कुछ इसी तरह का फ्रेज यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है, यूपी के लड़के और बीजेपी को, आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी को बाहर वाले बताने की कोशिश करिए। यू फील कि आप उस ट्रैप में आ रहे हैं? बिहार में भी इसके कारण चुनाव हम हारे थे ऐसा नहीं मानता, ना यहाँ पर भी इसका कोई फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है मेरे और मुझे और प्रधानमंत्री जी को यहाँ सीएम बन ही नहीं सकते। हम यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स ही नहीं, कैसे बन सकते हैं? पर वोटर्स को एक फील तो आती है कि जो फेस बने हुए हैं वो अभी रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जो ऑल इंडिया पार्टी होती है उसके ऑल इंडिया फेस होते ही है। राहुल जी उत्तराखंड में प्रचार नहीं करेंगे क्या? सोनिया जी उत्तराखंड में प्रचार नहीं करेगी क्या? तो बाहर ही हो जाएगी। तो प्रियंका कहती है कि हम यहीं के बच्चे हैं, अमेठी बराबरी में। वो ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या कहेंगे? वो हिमाचल में क्या कहेंगे? गुजरात में क्या कहेंगे? हम कम से कम इटली से तो नहीं आए हैं, इसी देश के हैं। एसपी आपने परिवार के, ऑपोजिशन के परिवार की बात कर ली। एसपी का फैमिली ड्रामा पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा हेडलाइंस में रहा। कुछ कहते हैं ये क्रिएटेड था, उनका खुद का था, कुछ कहते हैं कि नहीं एक्शन में एग्जिस्ट करता है उनके बीच में। बाप बेटे साथ में नहीं कर रहे हैं कैंपेन। आपको क्या लगता है, एक रणनीतिकार के नाते आपको लगता है? देखिए, मैं ऐसे एनालिसिस में नहीं पड़ता। अगर ये स्ट्रेटेजी है तो भी फायदा नहीं करने वाली है, और स्ट्रेटेजी नहीं है, सच्चा झगड़ा है तो भी नुकसान होने वाला है। इससे उनको नुकसान ही होने वाला है। ओके सर, आप एक एग्जैक्टली इस टाइम पे उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है जब आपकी सरकार ऑलमोस्ट अपना मिड टर्म कंप्लीट कर चुकी है, हाफ टेन्योर, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह का रेफरेंडम आप चाहेंगे कि ये हो? किस तरह देखेंगे कि यूपी का इलेक्शन रिजल्ट क्या में? यूपी के इलेक्शन यूपी सरकार के 5 साल के काम पर रेफरेंडम होता है, मगर चूंकि हम भारत सरकार में सत्ता में है तो हमारे कामकाज पर भी जनता एक प्रकार से राय रखती ही है, और हर इलेक्शन पे रखते। क्यों केवल यूपी? अभी उड़ीसा में हम जीते हैं, अभी हम महाराष्ट्र में जीते हैं, कुछ दिन पहले गुजरात में जीते थे, सब जगह पे हम जीते हैं। राय रखती है जनता, और रखनी भी चाहिए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया को जो एनालिसिस करना है करे, मगर मैं मानता हूं कि 2.5 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का विश्वास अटल है। तो ये एक जो रिजल्ट आएंगे वो इरेस्पेक्टिव अगर आपके पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, यू विल कंसीडर कि हाँ ये एक मिड टर्म रेफरेंडम तो जरूर रहेगा। देखिए, कभी भी कोई भी विधानसभा का चुनाव भारत सरकार के लिए रेफरेंडम नहीं होता है, मगर इस विधानसभा के चुनाव पर भारत सरकार के काम की काफी असर होगी, ये वास्तविकता है। और परिणाम की असर, काम की असर परिणाम पर दिखाई पड़ेगी, और परिणाम की असर पॉलिटिकल एनालिसिस में भी दिखाई ही पड़ेगी, जो परिणाम आएगा वो। जी, एक पोस्ट पोल अलायंस का आपने बहुत ही एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया था जम्मू कश्मीर में। ऐसा बहुत पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, ये मेरी राय नहीं है, कि इस बार वोटर काफी डिवाइडेड है। जरूरी नहीं कि शायद कोई एक ही पार्टी सरकार बनाए, शायद जोड़ तोड़ की या फिर सपोर्ट लेन देन की बात जरूरत पड़ेगी। आर यू इन ए पोजीशन आफ्टर 5th फेज कि आप कह सके कि बिल्कुल भी पोस्ट पोल अलायंस पॉसिबल नहीं है एसपी और बीएसपी के साथ? आप पहले समझ लीजिए, मैं जनवरी महीने से, मतलब 2016 के जनवरी महीने से मार्च 2017 आएगा परसों से, तब तक मैं 398 असेंबली में खुद जाकर आया हूं, बहुमत के साथ
सरकार बनाने जा रहे हैं और जिनसे हमारा अलायंस होना है उनसे हमारा अलायंस हो चुका है ऑलरेडी। अपना दल के साथ हमने अलायंस किया है और राजा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हमने अलायंस किया है। ये दोनों हमारे साथी हैं और हमारा बहुमत आने के बाद भी, पूर्ण बहुमत अकेले आने के बाद भी, ये दोनों साथी हमारी सरकार में भी शामिल होंगे। एक रेंज दे सकते हैं आंकड़ा, कितना बीजेपी टच करेगी? मैं कहता हूं 2/3 के ऊपर जाएंगे। तो एनीथिंग अबाउट 265। एक मुद्दा था जिसपे आप बीजेपी, आप प्रधानमंत्री काफी बात कर रहे थे पिछले 3-4 महीनों में, वो था नोटबंदी का। आप उतना इंटेंसिटी से उस मुद्दे पे अभी बात नहीं कर रहे, इस इलेक्शन में कर रहे हैं, आप उतना इंटेंसिटी से नहीं कर रहे। देखो भैया, हम कर ही रहे हैं और हर मुद्दे को इंटेंसिटी से बात करना जरूरी भी नहीं है, इसका रेफरेंस तो होता ही है हर जगह पे। मगर ये चुनाव स्थानीय सरकार चुनने का चुनाव है, केंद्र सरकार का चुनाव नहीं है। और मैंने तो हर इंटरव्यू में कहा है, अगर विपक्ष चाहे तो उसको मुद्दा बना सकता है। हम ये चुनाव को नोटबंदी के रेफरेंडम मानने के लिए तैयार हैं। अभी 2.5 साल हो गए, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा इलेक्शन में कैंपेन किया था, एक वादा किया था कि इतने इतने लाख रुपए, इतने इतने हजार रुपए एक एक के अकाउंट में, या फिर उतना इक्विवेलेंट का डेवलपमेंट काम इंडिविजुअल का होगा, क्या आप सरकार? इंडिविजुअल के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा इतनी बड़ी राशि है, अगर इसका डिवाइड किया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से इतना आएगा, ऐसा एक अंदाज है। आज भी मेरे पास टैप है, आपकी लाइब्रेरी में भी शायद होगी। जी बिल्कुल, आप निकाल कर सुन लीजिए। ये तो, लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार का टेन्योर खत्म होने से पहले आप जो अभी प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो कालाधन ला पाएंगे? हम बड़ी निष्ठा से उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ओके, नोटबंदी का आपको नहीं लग रहा कि यूपी इलेक्शन पे ग्राउंड लेवल पे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? नेगेटिव का सवाल ही नहीं है कि नोटबंदी के कारण देश की गरीब जनता लामबंद हुई है और चट्टान की तरह प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। ओके, अमित शाह जी, काफी मुद्दों पे आपने हमारे साथ में बात की। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा, काफी बीच में चर्चा भी हुई थी कि आप शायद वापस गुजरात चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाना चाहेंगे। आपका अगला पड़ाव क्या होगा, क्या नया असाइनमेंट होगा? मेरा अगला पड़ाव मेरी पार्टी ही तय करेगी, मगर जहां तक गुजरात चीफ मिनिस्टर के नाते जाने का सवाल है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मैं देश की राजनीति में हूं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा दायित्व है कि 2019 तक का मेरा टर्म है, तो मेरा दायित्व है कि इस चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता मिले और पार्टी को जिताने का दायित्व मुझे दिया है पार्टी ने। इसका मुझे गौरव भी है और उसका बिल्कुल संज्ञान भी है। एक अंतिम प्रश्न अमित शाह जी, अभी एक मुद्दा जो काफी ज्यादा सेंसेशनल बन गया है ग्राउंड पर दिल्ली में, वो है रामजस कॉलेज में नेशनल एंटी नेशनल स्पीच वाला जो मुद्दा बन गया है। आपकी भी स्टूडेंट्स यूनियन है, लेफ्ट लीनिंग, और कांग्रेस की जो स्टूडेंट्स यूनियन है, स्पीच कह रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर काफी अटैक हो गया है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई अटैक नहीं हुआ। चाहे प्रधानमंत्री के लिए कोई कितनी भी कटु बात करे, हमने किसी पर कोई केस नहीं करा। सरकार पर कोई कितनी भी कटु बात करे, हमने नहीं किया। मगर देश विरोधी नारे और देश विरोधी बातें सहन नहीं करनी चाहिए। ये दोनों के बीच का अंतर समझ लीजिए। वाणी स्वतंत्र व्यक्ति के बारे में हो सकता है, विचारधारा की आलोचना करने के बारे में हो सकता है, सरकार की आलोचना करने के बारे में हो सकता है, मगर वाणी स्वतंत्रता का दुरुपयोग देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच अमित शाह जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नेटवर्क।